सबसे पहले आपको खबरदार करते हैं जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा से जुड़ी आज की बड़ी खबर से, जिसने साइकिल पर अंगूठी बेचने का धंधा शुरू किया, लेकिन फिर धर्म का धंधा बनाकर हिंदू बेटियों महिलाओं के धर्मांतरण का वो रैकेट चलाने लगा जिससे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तक देश भर में बना ली। आज इसी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की सजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दी है। कह दिया है कि सजा ऐसी दी जाए जिससे नजीर बने, फिर कोई धर्म परिवर्तन का खेल न खेल सके। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है, खिलवाड़ करना है। मुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा और इसके लिए कानून है। कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी। रेट फिक्स करके धर्म बदलवाने वाले पर योगी राज का बुलडोजर चल रहा है। 100 करोड़ के धर्मांतरण रैकेट को मिट्टी मिट्टी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने तय कर दिया है, धर्म बदलवाने वाले अब कैसी सजा पाएंगे। क्या अब उत्तर प्रदेश में चुन चुनकर धर्मांतरण के छांगुर बाबा गिराए जाएंगे, ताकि फिर कोई जलालुद्दीन शाह और छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में धर्म को धंधा बनाकर धर्म बदलवाने का खिलवाड़ न कर सके। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपने संकल्प को सिद्ध करने में जुट गए, जिन्होंने साफ कह दिया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने, और फिर उदाहरण देने का काम शुरू भी कर दिया गया। 1-2 नहीं कुल 7 बुलडोजर इस वक्त धर्मांतरण के 100 करोड़ के रैकेट से जुड़े किले को मिट्टी मिट्टी करने में जुटे हुए आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में ही अकेले सफेद रंग की इसी कोठी से धर्मांतरण का काला खेल छांगुर बाबा चलाता रहा, जहां ये कोठी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की दोस्त नसरीन के नाम पर बताई जाती है। नसरीन जो पहले नीतू थी, जिसका धर्मांतरण भी छांगुर ने ही कराया। ये धर्मांतरण फैक्ट्री 3 बीघा जमीन पर करीब 3 करोड़ से बनाई गई। इस कोठी में दावा है कुल 40 कमरे थे, जिनमें बाहर 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर कटीले तार लगे हैं और दावा होता है कि इस पर रात में करंट दौड़ाया जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। बलरामपुर के छांगुर बाबा का ये वह आलीशान महल है जहां पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये बुलडोजर लगातार उस महल पर जहां पर पूरी तरीके से अगर आप मान के चलिए कि पूरा धर्मांतरण का खेल यहां से खेला जा रहा था। और यही वजह है कि इस धर्मांतरण के खेल पर यहाँ पर जो बुलडोजर है उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तकरीबन 1 दर्जन ऐसे बुलडोजर हैं जो इस धर्मांतरण के खेल पर पूरी तरीके से इस जो महल है उस पर चलाया जा रहा है। बड़ा होने के कारण बिल्डिंग इसको तोड़ने में समय लग रहा है। ये कार्रवाई कल भी जारी रहेगी और ये जब तक पूरी तरह से बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हो जाती हम लोग लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। लेकिन छांगुर बाबा की 40 कमरों वाली इस धर्मांतरण फैक्ट्री पर अब इसलिए बुलडोजर चल पा रहा है क्योंकि लखनऊ में जब छांगुर के जाल में फंसकर धर्म बदलने को मजबूर हुए लोगों ने इसके काले चिट्ठे को खोला
तो फिर मुख्यमंत्री के निर्देश पर तय हुआ कि अब ना तो छांगुर बचेगा, ना उसके धर्म परिवर्तन वाला विदेश तक फैला रैकेट। छांगुर पीर बाबा ने मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया था मेराज अंसारी के साथ और मेरा नाम जैनब रखा था। उन्होंने सिंदूर डाल दिया था, मंगलसूत्र बांधा और वहाँ पे उनका मुरीद आया था छांगुर बाबा का अदीदलम शहर से, बदर अख्तर सिंध की। वो आए थे 3 दिन बाद। उन्होंने हमें बोला कि आप इस धर्म में आ जाओ और हमने कई लड़कियों के करोड़पति अरबपतियों से निकाह करवाए हैं। हजरत जलालुद्दीन उर्फ पीर बाबा के नाम से इस्टेब्लिश कर रखा है। जनपद बलरामपुर के उतरौला कस्बे में उसने बहुत ही लंबा चौड़ा धर्मांतरण का नेटवर्क चला रखा है। जानकारी प्राप्त हुई कि उसने नाबालिगों का धर्मांतरण कराया है। इसके अलावा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। इसी के बाद दावा है मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अब छांगुर का खेल खत्म होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि छांगुर बाबा और उससे जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त हो, छांगुर से जुड़ी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले, तय किया जाए कि ऐसी सजा मिले जो नजीर बने। और फिर जिस धर्मांतरण के 40 कमरों वाली इमारत को खड़ी करके छांगुर ने देश के कई राज्यों में अपना नेटवर्क चलाया, वहां सब कुछ जमींदोज किया जाने लगा। जिस कदर से ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो इस पूरे धर्मांतरण को एक तरीके से शीशा और आईना दिखा रही कि किस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल खेला जाता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार किस तरीके से ये पीला पंजा कार्रवाई कर रहा है। छांगुर बाबा का फाइनेंशियल मास्टरमाइंड मोहम्मद अहमद खान अभी फरार है। यूपी एटीएस उसकी तलाश में जुटी है। छांगुर नाम जलालुद्दीन का इसीलिए पड़ा क्योंकि उसके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। दूसरों की उंगलियों में अंगूठी पहनाने का काम करने वाला, दूसरों का फिर धर्म बदलने लगा, जिसने 3 तरीके अपनाए। तरीका नंबर 1, प्रेम जाल में फंसवाकर झूठे नामों से शादी का झांसा दिलवाकर। उदाहरण देखिए, लखनऊ निवासी गुंजा गुप्ता को अबू अंसारी नाम के युवक ने अमित बनकर फंसाया और छांगुर बाबा की दरगाह ले गया, जहां उसका नाम बदलकर अलीना अंसारी कर दिया गया। इसके बदले उन्हें अच्छी जिंदगी, पैसे, सुरक्षा का लालच दिया गया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं सिवाय धर्मांतरण करा के हुए शोषण के। तरीका नंबर 2, पैसों का लालच देकर हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा दरें, रेट्स तय कर रखी थी। एटीएस की जांच में सामने आया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख तक की रकम निर्धारित थी। यानी ये धर्म परिवर्तन केवल धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से संगठित आर्थिक अपराध था। तीसरा तरीका जो था, पैसा और प्रेम जाल के बहाने ही नहीं बल्कि दावा है कि यह गिरोह अगर कोई धर्मांतरण से इनकार करता तो उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती और फिर धर्म बदलवाया जाता। छांगुर बाबा तो बड़ा खिलाड़ी था जो पकड़ा गया, लेकिन निगाह उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम रैकेट्स पर रखनी है जिनका सिरा दूसरे बड़े धर्मांतरण के रैकेट से जुड़ा हो सकता है। तो क्या और भी छांगुर बाबा यूपी में फैले हैं? केस नंबर 1, बागपत की नीतू को लगने लगा कि फरमान मलिक उनके पति अजय का धर्म बदलवाना चाह रहा है। जहां अजय हिंदू त्योहार छोड़कर दावा है मुस्लिम त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, ये तो अच्छा शोभा भी नहीं देता आपको, ये चूमा लगाना। केस नंबर 2, गाजियाबाद की राहुल विहार कॉलोनी में आरोप लगता है हिंदू धर्म के लोगों को धीरे धीरे ईसाई धर्म में बदलने वाला धर्मांतरण रैकेट चल रहा है। केस नंबर 3, जगह जौनपुर केवटली गांव में पुलिस ने धर्मांतरण कराने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। केस नंबर 4, प्रयागराज दरक्षा बानो, कैफ और ताज पर नाबालिग दलित को केरल ले जाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा। केस नंबर 5, बलरामपुर का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट चलाता मिला। इसी के बाद खबरदार करता सवाल आता है, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कितने छांगुर बाबा हैं? धर्मांतरण का ये रैकेट क्या देश के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है?
खबरदार करते इस सवाल की वजह एक बड़ी खबर में छिपी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्मांतरण की साजिश रचने का आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी 4 दिन बाद भी फरार है, जिस पर पुलिस पहले ही एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर चुकी है। आरोप है कि कांग्रेस नेता अनवर कादरी मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का काम कर रहा था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पार्षद फरार है। वहीं इस मामले में जहां सीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है, तो बीजेपी ने कादरी के एनकाउंटर की मांग की। नाम बोल तेरा? साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ है? बुनियावा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता है? काम कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है, अल्ताफ साहब। पापा का नाम बोल। मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मंजूर। काम क्या करता है? कलर का काम है। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको। कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। ले फोटो वीडियो बता। निकाल। कहाँ की लड़की है? मंदिर। और बता। कितना टाइम हो गया तेरे को? बात कर दो। हाँ। 5-6 साल। अनवर कादरी जो सदर बाजार में पार्षद हैं, उन्होंने मुझे हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। और कितने लोग हो तुम? और बहुत सारे लोग। अनवर कादरी ने तुमको पैसे दिए? जी। इसी मामले में बड़ी खबर यह है कि जिन मुस्लिम लड़कों को इंदौर पुलिस ने नाम बदलकर लव जिहाद के जरिए आगे धर्मांतरण का जाल बिछाते हुए पकड़ा है, इनके मोबाइल से कई लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि कुल कितने लड़के कांग्रेस नेता अनवर कादरी के कहने पर पैसे लेकर हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाते थे और इन लोगों ने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है। पूरे मामले को तफसील से एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। इंदौर पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले का खुलासा 2 हफ्ते पहले हुआ, जब इंदौर के बाणगंगा थाने में एक हिंदू लड़की की शिकायत पर साहिल शेख पर लव जिहाद और दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। इसी दिन एक दूसरी महिला की शिकायत पर अल्ताफ अली नाम के युवक के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। आरोपियों ने बताया कि कांग्रेस से जुड़े पार्षद अनवर कादरी ने अल्ताफ को 1 लाख और साहिल को 2 लाख रुपए नकद दिए थे। नकद के बदले शर्त थी कि वो दोनों हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करें और फिर उनका धर्मांतरण करें। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के घर दबिश दी तो वो फरार हो गया। इस बीच एक तीसरे मुस्लिम लड़के ने भी अनवर कादरी का नाम लिया कि पैसे देकर वो हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करता था, जिसके बाद उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया। थाना बाणगंगा के 2 मामले में आपराधिक षड्यंत्र के मामले में अनवर कादरी लगातार फरार चल रहा है। इस पर से डीसीपी जोन 3 के सर के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम किया गया था। और उसके बाद अब सदर बाजार थाने का चूँकि उसका गृह निवास है और वहाँ पर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, 1 दर्जन से अधिक उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है और चूँकि वो फरार भी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सदर बाजार थाने के द्वारा इसका जो NSA का प्रकरण पेश किया गया, जिसको कलेक्टर महोदय के द्वारा इसको परमिट करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसको अब NSA का वारंट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल अनवर कादरी की लगातार तलाश जारी, जल्दी उसकी गिरफ्तारी NSA का एक वारंट जारी होगा, NSA में भी की जाएगी। कादरी का नाम फिर से लिया, जो इंदौर का एक पार्षद एक राजनीतिक दल का, वो व्यक्ति इन सारे जितने भी लव जिहादियों को पैसा सप्लाई करता है, उसने भी इनको पैसे दिए थे। तो भोपाल का हो, इंदौर का हो, उज्जैन का हो, या बैरसिया का हो, या नागदा का हो, कहीं के भी हो, कुल मिला के लव जिहाद में एक सबसे बड़ी साजिश ये आ रही है कि कोई ना कोई फाइनेंसर इसके पीछे काम कर रहा है। भोपाल में भी लव जिहादियों में जो था, अभी तक जिहादियों का फाइनेंसर पकड़े नहीं गए, उन पर भी एक सक्रियता से सघन जांच की और आवश्यकता है। और इंदौर में जाकर जब भोपाल का लड़का पकड़ा गया है, तो इससे तो ये साफ होता है कि अपराधियों का ताना बाना बड़ा है। और मैं पुलिस से और कहूंगा कि सक्रियता से पकड़िए, 10,000 की जगह 20,000 25,000 इनाम रखिए, इनकाउंटर कीजिए। अपराधी को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इस अपराधी के पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ मोहन यादव सरकार योगी मॉडल अपनाएगी, जैसे बिहार में योगी मॉडल की आज बहुत चर्चा हुई? क्यों का जवाब हम आगे आपको देंगे। पहले कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा
शुद्धता वाली गारंटी देती योगी आदित्यनाथ के निर्देश की खबर देखिए। कांवड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा। कांवड़ यात्रा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत करीबी रिश्ता है, इसीलिए कांवड़ यात्रा की बात आते ही योगी के तेवर सुरक्षा और शुद्धता के लिए देखने लायक होते हैं। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या तय हुआ? कहा सब कांवड़ यात्रा नहीं निकलता। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा खबरदार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सारा जोर इस पवित्र यात्रा की शुचिता और सुरक्षा पर रहता है। इस बार 11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होनी, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से बिजनौर तक कांवड़ यात्रा के रास्ते का पहले हवाई सर्वेक्षण करके तैयारियों की समीक्षा कर ली है और संदेश साफ दे दिया कि योगी सरकार इस यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ साफ कह दिया कि भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो। भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए। श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई। खाने पीने की चीजों को अपवित्र करने वालों को सख्त सजा देने के आदेश दिए गए हैं। योगी सरकार की तरफ से इस बार दुकान और ढाबों की पहचान और वहां मिलने वाले भोजन की शुद्धता को परखने को लेकर हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी की भी धार्मिक भावना को चोट न पहुंचे, न ही कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने। लेकिन मुजफ्फरनगर में जब इसे लेकर नियम टूटा तो फौरन पुलिस सक्रिय हो जाती है। उसको कहो इनसे माफी मांगे। अरे माफी देखो, गलती हो जाती है लेकिन उसकी सजा उसको मिलेगी ना। गलती तो देखो इंसान है, देखो वो आपसे माफी मांग रहे हैं। मोबाइल में हाथ जोड़ता ये नौजवान मुजफ्फरनगर में इस हंगामे की वजह है। कांवड़ियों का आरोप है कि इस मुस्लिम युवक ने कांवड़ पर थूककर उसका अपमान किया, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली की रहने वाली अंशुल का आरोप है कि जब वो हरिद्वार से 101 लीटर गंगा जल कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची तो उस्मान नाम के आरोपी ने उसके कांवड़ पर थूक दिया। आप विश्राम कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे? विश्राम नहीं कर रहे थे, चल रहे थे। चल के मैं मुंह धो रही थी, लड़के के नीचे भाई की कांवड़ थी, साथ ही थे ये जिनके कपड़े थूका है। कांवड़ियों के हंगामे के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई और तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके मामले को संभाला गया। पे उस कावड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कावड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कावड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर हर बार की तरह यूपी में इस बार भी बेहद सख्ती है। कांवड़ रूट की दुकानों में नेम प्लेट को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बरेली में तो दुकानदारों ने दुकानों और ठेलों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर भी लगा लिए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि इससे कांवड़ियों की यात्रा को अपवित्र होने का डर नहीं रहेगा। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को सख्त फरमान है कि वो खान पान की पवित्रता बनाए रखें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नसरन बॉर्डर पर सोमवार को एक ढाबे में खाने को लेकर विवाद होता है। यहाँ भोजन करने आए कांवड़िए दावा है कि उस वक्त उत्तेजित हो गए जब खाने में प्याज का स्वाद मिले होने का आरोप लगा। नाराज कांवड़ियों ने ढाबे को घेर लिया। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और ढाबे को तुरंत बंद करवा दिया गया। इस समय मैं मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद हूं, उत्तराखंड की तरफ मौजूद हूं, जहां पर
कुछ देर पहले जो कुछ कावड़िए थे यहाँ पर आए थे, इस ढाबे पर खाने आए थे जहाँ पर उनको खाने में प्याज मिलता है, जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। जैसे ही विवाद बढ़ता दिखता है तो देखा जाता है कि जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, शिव वैष्णो ढाबा है और एकदम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर का ये इलाका है, जहाँ पर जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं साथ ही पहुँच जाते हैं। और अभी इस ढाबे को बंद करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से अपना सामान उठा लीजिए, ढाबा बंद कर दीजिए। अभी सर 8 दिन से तो बिल्कुल कावड़िए नहीं थे, कल शाम से ही सर आए हैं। तो यहाँ पे जो कारीगर रात में था उसने अपना काम बंद करके वो चला गया सर। हेल्पर था तो वो इतनी बात पूछ भी लिया था सर उसने, पता नहीं अब मेरी तो उससे बात नहीं हुई। इस बार भी उत्तर प्रदेश की खाने पर पैनी नजर रहने वाली है। यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निरीक्षण करेंगे और खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। गुणवत्ता की जांच के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि कांवड़ियों को खाने पीने की शुद्ध चीजें मिलें। तो अब जब कांवड़िए चलकर इतने दूर से आ रहे होंगे इस रास्ते से होते हुए, तो उन्हें कुछ खाना पीना भी होगा, रास्ते में जूस पीना होगा। अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त FSDA की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने यहाँ पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर FSDA की टीम यहाँ पर वो चेकिंग कर रही है। जितने जो आयुक्त के पूरी टीम के मेंबर्स हैं, ये प्रॉपर चेकिंग चल रही है कि खाद्य पदार्थ किस तरह का है, कोई कमी तो नहीं है। इन्होंने QR स्कैनर लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। छापेमारी के अलावा यूपी सरकार स्कैनर के जरिए कांवड़ियों को मिलने वाली खाने पीने की चीजों की शुद्धता तय कर रही है, जिसमें कांवड़ यात्री स्कैन करके दुकानों को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे। को दुकानों पर जब लगा देंगे तो नाम, पता, सभी कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। तो पप्पू ढाबे वाला है या राजू ढाबे वाला है, उसकी आइडेंटिटी भी इसके माध्यम से आ जाएगी। और अगर खाना अच्छा या नहीं लगता है कोई मिलावट है, कुछ गड़बड़ी है, तो इस तरह के स्कैनर्स, एक बड़ी बात यह है कि इसके ज़रिए जो मिलावटी खाना है या जो कई वीडियोस सामने आए थूकने वाले या अन्य तरीके के, उनके कंप्लेंट एक बैड रिव्यू के फॉर्म में किए जा सकते हैं। इसके ज़रिए FSDA को सीधे आपका मैसेज पहुंचेगा और FSDA के अधिकारी पहुंचेंगे मैदान में और लेंगे एक्शन। इस तरह नए निर्देशों से ढाबा मालिकों का नाम और पहचान पहले ही साफ हो जाएगा। स्कैनर के जरिए कांवड़ यात्री अपनी शिकायत भी दर्ज करवा पाएंगे। केवल कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ का मॉडल ही चर्चा में नहीं है। अपराधियों से निपटने का योगी स्टाइल बिहार में रोल मॉडल बनता दिख रहा है। पटना में खेमका मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। डिप्टी CM से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता योगी स्टाइल में खुलकर कह रहे हैं, या तो अपराधी राज्य छोड़ दें या फिर सरेंडर कर दें। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बताते थे, जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का ये मॉडल बीजेपी शासित राज्यों का भी क्या रोल मॉडल बन चुका है। योगी का ये मॉडल यूपी में बीजेपी के लिए तो उपयोगी है ही, दूसरे राज्यों में भी जब अपराध को लेकर सरकार घिरती है तो फौरन नेता और मंत्री योगी मॉडल की स्टाइल में बात करने लगते हैं। निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी। बिहार के डिप्टी CM पर राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर जब दबाव बढ़ा तो वो योगी मॉडल की तरह कार्रवाई करने का वादा करते दिखे। खासकर पटना के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर, जिनके हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाले अपराधी विकास उर्फ राजा का पुलिस ने फिर एनकाउंटर ही किया। जो हमारे पास जानकारी है, विकास उर्फ राजा को पटना पुलिस बीती रात यहाँ लेकर के पहुंची थी। यहीं पर वो जगह बताई जा रही है कि यहीं पर जो हथियार है वो छिपा करके रखा था उसने, और पुलिस ने जब उसको कहा कि हथियार निकालो तो इसी जगह से उसने हथियार निकाला। और पुलिस की टीम जो मौजूद थी, चूंकि अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, तो उसने हथियार निकालते के साथ पलटकर फायर किया। ये देखिए, ये इस सेक्शन से यहाँ से शुरुआत होती है। संभव है कि यहाँ कोई बुलेट चली होंगी। ए यहाँ पर लिखा है, पुलिस ने लिखा है, और ये बी, साथ ही साथ आगे C, D, E, ये तमाम जो मार्कर हैं।
सोमवार को इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली शूटर उमेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन लगातार बढ़ते अपराध की वजह से नीतीश सरकार बैकफुट पर थी। दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, एक्शन जो है वो होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा। बिहार में ताबड़तोड़ अपराध हो रहे हैं। 4 जुलाई को पटना में गोपाल खेमका की हत्या हुई। इसी दिन सीवान में 3 भाइयों का मर्डर हुआ। 2 दिन बाद 6 जुलाई को पटना के दानापुर में एक स्कूल संचालक को गोली मार दी गई। 6 जुलाई को नालंदा में डबल मर्डर हुआ। 7 जुलाई को मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या करके अपराधी फरार हो गए। तो पूर्णिया में 5 लोगों की हत्या के बाद नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिर गई। कहाँ तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहाँ तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में विपक्ष की कोशिश कानून व्यवस्था को ही एक बड़ा मुद्दा बनाने की, तो सरकार की तरफ से योगी मॉडल की छवि पेश करके इसका जवाब दिया जा रहा है। पुलिस को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी छूट है। अपराधी से कोई समझौता नहीं, चाहे उमेश यादव हो या कोई अन्य हो। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ बिहार की पुलिस कार्रवाई करेगी, और यदि अपराधी किसी तरह का अप्रिय घटना करते हैं तो उनको ठोकने का भी आदेश है। ऐसा पहली बार नहीं जब बिहार सरकार के सुर योगी मॉडल से मेल खाते हैं। बीजेपी छोड़िए, इसी साल मार्च में खगड़िया से जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने भी बिहार में योगी मॉडल को लागू करने की मांग की थी। भय बिन होए न प्रीत, तो पटना पुलिस को पता है कि भय कैसे पैदा करना है, और मैं ये तमाम बिहार के अपराधियों को चुनौती दे रहा हूँ, या तो बिहार छोड़ दीजिए और नहीं तो आराम से सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। अभय पटना पुलिस और बिहार पुलिस आपके सीने के अंदर घुस के डालेगी। बहुत हो गया। बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे का मुकाबला है। लालू यादव के कथित जंगल राज की याद दिलाकर बीजेपी और जेडीयू चुनाव में वोट मांगते रहे, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध ने अब एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू, दोनों बिहार की जनता के सामने अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते दिखना चाहते हैं। इसीलिए बिहार में सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल से लेकर अपराधियों के यूपी की तरह एनकाउंटर की झलक देखने को मिलती है। लेकिन सवाल है, क्या बिहार में योगी मॉडल अपनाकर एनडीए का चुनावों में बेड़ा पार हो पाएगा? चुनावी राज्य बिहार से आज महिला वोटरों को लेकर बड़ी खबर आई। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब से राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस फैसले के अनुसार बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो किसी भी स्तर या विभाग की सीधी नियुक्ति हो, सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ये आरक्षण दिया जाएगा। आज महिलाओं के लिए आप लोग की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है आरक्षण को लेकर, क्या? देखिए, जो हमारी स्थानीय बहनें हैं और जिनको 35% का आरक्षण नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिल रहा है, तो 35% के आरक्षण में 100% जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। बिहार कैबिनेट का जो आज फैसला आया है 35% महिला रिजर्वेशन, जो बिहार के मूल निवासी हैं महिला, उनको सभी सरकारी सर्विस में दिया जाएगा। इसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट के इस फैसले का। इसका बहुत अरसे से लोगों का इंतजार था कि हमारे यहाँ डोमिसाइल लागू हो। ये हमारी बहुत चिर प्रतीक्षित आकांक्षा थी, और इससे क्या है, ये हमारे प्रदेश की भलाई के लिए है। यह जो कदम उन्होंने उठाया है यह बहुत प्रशंसनीय है, किंतु यह एकांगी है। यह तब तक एकांगी रहेगा जब तक हमारे बिहार के समस्त लोगों के लिए, यानी ये स्त्री पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, हर एक स्टेट ने अपने लिए किया है, तो हमारे स्टेट में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं। महिला आरक्षण से महिलाओं को बहुत सारी मदद होगी, जिससे महिला की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी, और महिला अपना निर्णय लेने में भी उनको अच्छा मदद मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह जो फैसला है, यह फैसला स्पष्ट करता है कि हम कितने सजग हैं अपनी माताओं बहनों के प्रति, अपने युवाओं के प्रति, क्योंकि इससे लाखों रोजगार के अवसर खुलेंगे। हमने 2020 में कहा था आत्मनिर्भर, तो हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जीविका हमारा ऐतिहासिक पहल है। इन सब चीजों से जो महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जो आर्थिक